नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। कि आपको क्या करना है, कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व बनाना है, कंजम्पशन कर्व की हेल्प से सेविंग कर्व बनाना है। अब इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, दोनों में आप मुझे ये बताओ कि ब्रेक इवन पॉइंट में कंजम्पशन कर्व में क्या आप शो करते हो, y इक्वल टू सी। जहां y इक्वल टू सी होता है वहां पर क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और उसी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं कि सेविंग कर्व में क्या वैल्यू शो करोगे, आप कहोगे सेविंग इक्वल टू 0। भैया अगर जो मेरी इनकम है वो सारा का सारा अगर मैंने कंज्यूम कर लिया तो ऑब्वियसली माई सेविंग विल बी इक्वल टू 0। तो मेनली जब आप डिराइव करते हो सेविंग कर्व को कंजम्पशन कर्व से, तो उसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो किसके बेसिस पर होती है, ब्रेक इवन पॉइंट। किसके बेसिस पर होती है, ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे कि आप इसको ऐसे समझो कि ये आपने एक कर्व बनाया, ये हो गया आपका सेविंग कर्व, ये क्या हो गया आपका कंजम्पशन कर्व, ये आपका क्या हो गया कंजम्पशन कर्व, ठीक है। और ये होगी 45 डिग्री की लाइन, कौन सी लाइन है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वाई, ठीक है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि कंजम्पशन कर्व से आपको क्या बनाना है, सेविंग कर्व। कंजम्पशन कर्व से क्या बनाना है आपको, सेविंग कर्व, ठीक है। अब देखो जब आप कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व बनाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जितना गैप ये होता है आपका उतना ही गैप आपका बिलो ओरिजिन यहाँ भी रहेगा। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है आपको, उतना ही गैप आपका बिलो ओरिजिन ये भी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज तो मुझे क्लियर है, जितना आपका ओरिजिन आपका कंजम्पशन कर्व आपका, जैसे मान लो ये गैप है आपका, तो ये गैप क्या आपका सी बार, सेविंग कर्व में ये गैप क्या हो जाएगा आपका माइनस सी, यही पढ़ा था हमने। तो कंजम्पशन कर्व की इक्वेशन क्या होती है, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी बाई, और सेविंग कर्व की इक्वेशन क्या होती है, सी इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बाई। जितना अबव द ओरिजिन आपका ये होगा सी बार, बिकॉज इसी को आपने क्या कहा था, माइनस सी बार, दैट इज डिस से, क्या कहा था, डिस से। पर कैसे डिराइव करोगे उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका वो ये वाला पॉइंट, ये आपका यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज द पॉइंट वेयर सी इज इक्वल टू वाई, दिस इज द पॉइंट वेयर सी इज इक्वल टू वाई। अगर मैं यहां से, आपने क्या करना है, इसको डॉटेड लाइन की तरह स्केल का यूज करके आप इसको इस तरह से नीचे लेके आओ। मान लो एग्जैक्टली जब आप स्केल यूज करोगे इस तरह से नीचे आ गया और इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। अब जितना अबव द ओरिजिन उतना बिलो द ओरिजिन ये हो गया आपका, ठीक है। तो जब आप सेविंग कर बनाओगे तो इस पॉइंट से कट करता हुआ आपका इस तरह से सेविंग कर बनेगा। और यहां पर क्या शो करोगे आप, दैट एट दिस पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है प्रैक्टिकली जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रही है आपको, कि जो मेन पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है, वो ब्रेक इवन पॉइंट। वो क्या है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट। कि आपने ये कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जहां मेरा कंजम्पशन जो है इनकम के इक्वल होता है, इसका मतलब जो मेरी सेविंग है इस पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर क्या होगी, तो उसी पॉइंट पर सेविंग आपने 0 शो कर दी। और दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि जितना आपका सी बार, यानी कि जो आपका ये जो गैप है आपका अबव द ओरिजिन दैट इज सी बार, उतना ही गैप आपको बिलो द ओरिजिन लेना है। ये हो गया माइनस सी बार। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंजम्पशन कर्व हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट सी because at zero level of income there exists minimum level of consumption also known as autonomous consumption। तो जो चीज मैंने आपको समझाई है वो ये समझाई है, ये देखो, ये समझ में आ रहा है आपको। ये जो लाइन है आपकी 45 डिग्री वाली, ये जो लाइन है आपकी, ये हो गया आपका वाई, हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, कंजम्पशन कर्व। बट जब आप डिराइव करते हो और ये जो गैप है, ये जो गैप है आपका,
जिसको आप ए बार भी कहते हो, या इसको हम क्या कहते हैं, सी बार। क्या कहते हैं, सी बार। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब हम डिराइव करेंगे, जब आप डिराइव करोगे तो मेन आपका जो फोकस होगा वो किस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, जितना आपका यहाँ ये सी बार है, जितना आपका ये अबव द ओरिजिन है उतना ही गैप आपने क्या लेना, बिलो द ओरिजिन। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस सी बार। ये आपका क्या हो गया, माइनस सी बार। ए बार लो या सी बार लो, उससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया, मुझे यहाँ से लेना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये मेरा क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेन जो आपका जो जब आप इस कर्व का यूज करके इसको बनाओगे तो उसके लिए जो आपका मेन पॉइंट होगा वो आपका ये होगा ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे आप यहां से ब्रेक इवन पॉइंट को एग्जैक्टली आप नीचे लेके आओ डॉटेड लाइन के साथ, समझ में आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है, सेविंग कर। और सेविंग कर पे ब्रेक इवन पॉइंट होने का मतलब क्या है कि जो मेरा एस है वो किसके इक्वल होगा, तो एस की वैल्यू 0 होने का मतलब इट विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ये किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस पर ही, ऑन द एक्स एक्सिस है ना पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से फिर इस तरह से आपने क्या बना दिया, सेविंग कर। तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई किस तरह से डिराइव किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। अब इसका अपोजिट करते हैं। अब पहले आपको क्या बनाना है, तो आपने ये हो गया आपका सेविंग, ये क्या हो गया आपका सेविंग का, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका यूज करके आपको क्या बनाना है, कंजम्पशन कर, डेरिवेशन ऑफ, डिराइव किसको करना है आपको, कंजम्पशन कर को डिराइव करना है सेविंग कर से। तो ये आपका सेविंग कर, ये आपका क्या है, सेविंग कर। दिस इज व्हाट, दिस इज सेविंग कर, सेविंग कर। इस पॉइंट पर क्या होगा, एस इक्वल टू 0। और ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट। और ये जो गैप होगा इसको क्या कहोगे आप, माइनस सी। अब आपको ये पता है कि जितना ये गैप बिलो द ओरिजिन आपने लिया है उतना ही अबव द ओरिजिन जो होगा आपका वो कंजम्पशन कर्व पर होगा। ये माइनस सी बार है, वहां पर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी बार को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी बार को। जैसे कि मैंने ये, राइट, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो आप ये देखो, मोटी मोटी बात आप ये समझो कि जितना ये गैप है उतना गैप मैंने यहाँ पे ये ले लिया। ये मेरा क्या हो गया, सी बार। ये मेरा क्या हो गया, सी बार। जब आप सेविंग कर से कंजम्पशन कर पर आओगे तो आपके लिए जो मैटर करता है वो ये पॉइंट मैटर, ये पॉइंट मैटर करता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से ये डॉटेड लाइन आ रही है आपकी, ठीक है। अब आप ये देखो, now can I say that same point will be the break even point of consumption curve। मेरी बात समझ में आ रही है, सेम पॉइंट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। ये क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया, पहले आपने क्या बनाया, पहले आपने क्या बनाया, सेविंग कर। पहले आपने क्या बनाया, सेविंग कर। और ये आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट से आप क्या करोगे, डॉटेड लाइन लेके आओगे। ब्रेक इवन पॉइंट से आप क्या करोगे, डॉटेड लाइन लेके आओगे इस तरह से, लाइक दिस। समझ में आ गया। जैसे कि अगर मैं वहां पर इसको कंप्लीट करूं, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ ये कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये जो लाइन है, अब मैं जब अपना सेविंग कर बनाऊंगा, जब मैं अपना सेविंग कर बनाऊंगा तो मुझे इस चीज का पता है कि जो मेरा सेविंग कर है वो इस लाइन को क्रॉस करता हुआ जाएगा।
दूसरी चीज मुझे पता है कि इसी पॉइंट पर जो मेरा जो ये जो इनकम वाली जो लाइन है, ये जो लाइन जो इनकम को रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। मोटी मोटी बात समझ में आ गई? तो मोटी मोटी बात आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो आपको समझाया जा रहा है वो ये समझाया जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपने बनाया सेविंग का, जितना ये गैप है उतना ही गैप ही होगा। स्टार्टिंग पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा फिर आपका फोकस रहता है ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट से आप क्या करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट से आप एक डॉटेड लाइन लेके आओगे, इस तरह से डॉटेड, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो मेरा कंजम्पशन कर्व होगा वो इसी लाइन से पास होगा, और इसी पॉइंट पर, इसी सेम पॉइंट पर जो है ये जो इनकम वाली जो लाइन होती है 45 डिग्री वाली, वो इसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर हो गया पॉइंट? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। दोनों क्लियर हो गए कैसे करने, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या आता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये क्या कहता है भाई, जब आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो, जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उसका आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, इनकम को बढ़ाने के लिए करो ना। तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये बताता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट में चेंजेस किए हैं, उन चेंजेस की वजह से आपकी इनकम में कितना चेंज आएगा, यानी कि आपकी जो इनकम है वो कितनी मल्टीपल हो जाएगी। तो क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब क्या होता है ये आपका, it explain the relationship between increase in investment and the resultant increase in income। तो ये आपको बेसिकली क्या बताता है कि भैया इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा इनकम इंक्रीज होगा वो कितना होगा, मल्टीपल का मतलब कितना गुना होगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो सिंबल होता है वो क्या है, ये क्लियर है, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इनकम दैट इज डेल्टा बाई अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। पहले बताइए फॉर्मूला क्लियर। और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। न्यूमेरिकल्स जब हमने किए थे तो आपको याद होगा, जरूरी नहीं है कि आपको चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की बनो, हो सकता है कि आपको एमपीसी की बनो। तो एमपीसी की हेल्प से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकालोगे? अच्छा आपको ये भी पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होता है, 1 के। तो एमपीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी। तो कहने से दैट 1 माइनस एमपीसी की जगह हम एमपीएस भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 1 माइनस एमपीसी को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन एमपीएस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब समझते हो कि अगर एमपीसी आपका इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर एमपीसी अगर आपका डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लो कि एमपीसी जो है आपका 0.2 है, तो के क्या हो जाएगा, 1/0.8 हो जाएगा ना, 0.8। इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 2 4 जाए 2 5 जा 10। तो अगर आप 5 को 4 से डिवाइड करो तो 4 1 जा 4 1 0.4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 20। तो आपने ये देखा कि जब एमपीसी की वैल्यू 0.2 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.25। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपोजिट ले लो, मान लो एमपीसी की वैल्यू जो 0.8 है, तो 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, 0.2। कितना हो जाएगा, 0.2। तो 1/0.2, डेसिमल रिमूव किया यहाँ पर 10, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। अब जब एमपीसी की वैल्यू 0.8 होगी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू, अब देखो ये आपकी इंक्रीज हुई तो ये भी तो इंक्रीज हो गया। तो यही कहा जा रहा है कि के और एमपीसी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये चीज समझ आ रही है। अब ये चेक करते हैं कि के और एस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो चलो एमपीएस की वैल्यू हमने ले लेते हैं 0.2। तो के क्या हो जाएगा, 1/0.2। डेसिमल रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब ये कि जब एमपीएस आपका 0.2 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना, 5। ये क्लियर हो गया। अब हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं।
अब एमपीएस की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.8 तो यहाँ आ गया 0.8। तो के इक्वल टू क्या होता है 1/एमपीएस, तो ये हो जाएगा 1/0.8। डेसिमल रिमूव करोगे 10, 2 4 जाए 2 5 जाए 10, 5/4 सॉल्व किया था कितना आया था 1.25 आया था। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है कि भैया एमपीएस की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या कि के और एमपीसी के बीच में अगर मैं बात करूं कैसा रिलेशन होगा, तो आप कहोगे डायरेक्ट रिलेशन। कि के इंक्रीज होगा तो एमपीसी भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर एमपीसी डिक्रीज होगा, मैंने उल्टा लिख दिया, जिसके रिस्पेक्ट में बात करोगे पहले एमपीसी को लिखो। आप ये कह रहे हो कि भैया जब एमपीसी आपका इंक्रीज होगा तो के भी इंक्रीज होगा, राइट। और जब एमपीसी डिक्रीज होगा तो के की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये क्लियर। ऑन द अदर हैंड हम ये कह रहे हैं कि के और एमपीएस के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, वो एक इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन अगर एमपीएस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो के की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर एमपीएस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो के की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर शो करो, कैसे ये काम होता है, कैसे मल्टीपल करता है। ठीक है, तो जब आप वर्किंग शो करोगे तो आपने किस तरह से शो करना है, आपने एक एग्जाम्पल लेना है। क्या लेना है, एग्जाम्पल, जिसमें आप ये बताओगे कि इन्वेस्टमेंट जो हमने किया वो कितनी की है, और एमपीसी का भी आपने एक वैल्यू लेनी है 0.7 0.8, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ देखो, दिस कैन बी एक्सप्लेन, अब आप इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कैसे करो। This can be explained with the help of the following example. With the help of the following example, which is based on the assumption that change in investment ₹100, यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है वो कितना है, ₹100 करोड़। यानी कि आपने कितने की इन्वेस्टमेंट की है, ₹100। यानी कि इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट से बढ़ी है आपकी, ₹100 करोड़। ये सारी बातें क्लियर होगी। मैंने आपको दो बातें बोली, एक आप लोगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या लोगे, एमपीसी। यहां पर हमने एग्जांपल में एमपीसी कितना ले लिया, 0.75। ठीक है, तो देखो जब आप इसकी वर्किंग शो करोगे तो इसमें आपको टेबल बनाना होगा, जिसमें आप फर्स्ट कॉलम होगा आपका राउंड, सेकंड कॉलम में लिखोगे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई। इंक्रीज इन इनकम, भाई इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको फाइंड भी करना है। इंक्रीज इन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से कंजम्पशन, इंक्रीज इन इनकम, और इस पर कंजम्पशन में भाई इनकम चेंज होगी तो कंजम्पशन भी चेंज होगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट इज डेल्टा सी, जो आपने कितना लिया है 0.75। और फिर आ गया इंक्रीज इन सेविंग, दैट इज डेल्टा। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सारी। कैन आई से दैट, अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करता हूं तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ, 100, बस, इसमें और कुछ नहीं आया, बस एक और 100 लिख के छोड़ दिया। जब आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, जैसे कि मान लो आपने इन्वेस्टमेंट की, कुछ आपने मशीनें परचेज की होगी, तो हो सकता है आपने फर्नीचर परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, कहीं ना कहीं तो आपने इस इन्वेस्टमेंट का पैसा डाला होगा। तो ये पैसा किसी ना किसी के, आपने तो इन्वेस्टमेंट की है, पैसा लगा दिया, डाल दिया, लेकिन वो जिसके पास वो पैसा क्या, उसके लिए क्या है, इनकम। तो आपने जो 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, वो 100 रुपए किसी ना किसी की क्या बन गई, इनकम। यही 100 करोड़ आगे जाके क्या बन गया, किसी सामने वालों की क्या हो गई है, अपोजिट पार्टी की क्या हो गई है, इनकम। मैं बिजनेस से पैसा डाल रहा हूँ, इतने लाख की मशीन लगाए, इतने लाख के फर्नीचर लिए, इतने लाख का ये लगाया, इतने लाख का ये एसेट है मेरा, वो पैसा किसी के हाथ में जा रहा है ना, उसके लिए तो वो क्या है, इनकम है। तो ये जो आपने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, तो वो इनकम किसी सामने वाले की वो क्या होगी, वो इनकम। ये चीज समझ में आ रहा है। एमपीसी का मतलब आप ये कह रहे हो कि जो भी इनकम होगी, एमपीसी ये फिक्स रहेगा, पूरे वर्किंग में एमपीसी आपका फिक्स रहता है। आप ये कह रहे हो जो भी हमारी इनकम होगी, देखो 0.75 का 0.75 और 0, अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूं तो ये 75/100 होगा ना, डेसिमल रिमूव करोगे तो बेसिकली 0.75 का मतलब हो गया 75%। अगर आप लेते हो 0.8 तो इसका मतलब आप कह रहे हो 80%। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी इनकम होगी उसका 75% जो है वो कंज्यूम होगा। समझ में आ रहा है, जो भी इनकम होगी उसका 75% क्या होगा, कंज्यूम। 75% क्या होगा, कंज्यूम होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। 75%, तो 75/100, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। तो मोटी मोटी बात यह है कि जो भी इनकम होगी उसका 3/4 क्या होगा, कंज्यूम।
इजी कैलकुलेशन हो गया, सब में आपको 3/4 से करना है। यही अगर आप 80% कहते हैं 80%, तो आप क्या कहते हैं, जो भी इनकम होगी उसका 2/5 कंज्यूम करना है। आप 80% लोगे तो 0.8 लिखोगे, 75% लिया तो 0.75, अगर 0.6 है तो क्या कह रहे हो आप, 60%। ये कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। तो 0.75 एमपीसी का मतलब 3/4। तो 100 का आप 3/4 निकालोगे, जब आप 100 का 3/4 निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 75। इसका मतलब जिसकी इनकम 100 करोड़ है, उसमें तो 75 करोड़ उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो कहना ही सीधा 25 करोड़ सेव कर लिया। भाई जो चेंज इन इनकम होता है वो क्या होता है, इनकम या तो कंज्यूम होती है या क्या होती है, सेव होती है। अब आपकी जो इनकम में आपकी जो डेल्टा वाई है वो कितना, 100। डेल्टा सी आप कह रहे हो 7, अब ये कब इक्वल होगा, जब यहाँ 25 होगा। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी इनकम 100 करोड़ है तो इसमें से 75 करोड़ तो आपने क्या कर दिया, कंज्यूम कर लिया। तो सेव कितना किया, 25 करोड़। फर्स्ट राउंड समझ में आया। अब एक बात बताओ, जब आपने 75 करोड़ को कंज्यूम किया होगा, अगेन ये किसी ना किसी के तो इनकम होगी। मैं तो कंज्यूम कर रहा हूँ ना, मैं तो खर्च कर रहा हूँ। जैसे मान लो मिस्टर ए खर्च कर रहा है, और ये किसके ऊपर, ये जो पैसा गया किसके पास गया, मिस्टर बी। तो मिस्टर बी के लिए ये पैसा क्या हो गया, इनकम। मिस्टर बी के लिए पैसा क्या हो गया, इनकम। मैंने खर्च किया, आपको दिया, तो आपके लिए इनकम हो गया। अब जितना पैसा आपके पास आएगा अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन 75 का 3/4 फिर आप खर्च करोगे। ये फिक्स है, हर राउंड में खर्च होगा। तो ये आपने जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 56.25। समझ में आ रहा है, कितना आएगा, 56.25। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। आइडियली अगर मान लो यहाँ पे 0.8 होता, तो 0.8 का मतलब क्या था, 2/5। तो आप 75 का 2/5 निकालोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पर क्या आ जाता, 30। ठीक है। तो 0.75 के साथ 0.25, आइडियली मैं आपको ये कहूंगा 0.8 जो है ज्यादा बेटर कैलकुलेशन रहेगी। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलू मैं आगे, ठीक है। अच्छा, अब 75 में से 56.25 तो क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। बाकी जो बचा वो क्या हो गया, 18.75 वो सेव हो गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद अब जो आपने ये कंज्यूम किया वो किसी ना किसी की क्या होगी, थर्ड राउंड में जाके इनकम बन जाएगा। फिर वो भी इसका 3/4 कंज्यूम करेगा, दैट इज 42.19 करोड़। और बाकी का जो डिफरेंस है वो क्या कर दिया उसने, सेव कर। अब क्वेश्चन ये बनता सर ये कब तक चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी जो सेविंग है वो इस इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती। जब तक ये आपके 25 करोड़ जो आपके सेव हुए थे ये चलते 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 कितने बन जाते हैं, 100 करोड़। मोटी मोटी बात, ये कब तक चलता है। हालांकि आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अब आपको पता है कि आपको एमपीसी पता है, तो मैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल ही सकता हूँ, क्या होगी, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, यही होगा। तो 1/1 माइनस 0.75, जब आप 0.75 करोगे, जब आप 0.75 करोगे तो देखो 1.00 और 0.75 कितना हो जाएगा, 0.25 होगा। तो कहने से दैट के इज इक्वल टू 1/, ये जो 1 माइनस 0.75 है ये, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.25। डेसिमल रिमूव करोगे तो ऊपर क्या आएगा, 100। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। बट 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, डेसिमल। अब 25 के टेबल में 100 किस पर आता है, 4 पर। किस पर आता है, 4 पर। तो इसका मतलब जो आपकी इनकम है, जो आपकी इनकम है वो कितने टाइम्स मल्टीपल हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो फर्स्ट राउंड में आपकी इनकम कितनी थी, 100। तो 100 का 4 टाइम्स कर दो, कितना हो गया। यानी कि ये जो इनकम है वो चलते 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 कितनी बन जाएगी, 400। सारे लॉजिक समझ में आ रहे हैं जो समझा रहा हूँ मैं आपको, ये समझाया, फिर से समझो कि अगर आप ग्राफिकली, अगर आप स्टेबल से, अगर आप मेरे से पूछो कि सर कहाँ तक जाएगा, तो मैंने क्या कहा कि भैया ये जो सेविंग है आपकी वो इस इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए। अब 25 का 100 कितना हो गया, 4 टाइम्स। तो सभी का 4 टाइम्स कर दो, 75 का 4 टाइम्स 300, 100 का 4 टाइम्स 400। और ये मैंने कहा था ये फिक्स रहता है, इन्वेस्टमेंट आपने एक बार किया वो एज इट इज ही रहेगा। समझ में आ रहा है, तो वर्किंग समझ में आ गया, दोबारा बताओ, क्लियर हो गया अब तक, ठीक है। अब देखो अगर इसी चीज को हम इस चीज को ऐसे समझे,
कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपने कितना ले लिया, 100 करोड़, समझ में आ रहा है, ठीक है। और एमपीसी आपने कितना ले लिया, 0.8। पहले बता 0.8 का मतलब 80%। अब 80% का मतलब 80/100, तो 0 से 0 कट गया, तो आपको पता फ्रैक्शन में ये वैल्यू कितनी होगी। तो ये सारी चीजें आपने रफली कैलकुलेट कर, फर्स्ट राउंड डेल्टा आई की वैल्यू क्या, 100 इंटू सेकंड वैल्यू डेल्टा वाई कितना हो जाएगा आपका, 100 ही होगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, एमपीसी, इसको आप क्या कहोगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, एमपीसी, दैट इज डेल्टा सी। और लास्ट में क्या होगा आपका एमपी, दैट इज डेल्टा एस। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है आंसर। अब आपने कहा कि भैया एमपीसी जो है 2/5 है, तो आप क्या कहोगे, 100 इंटू 2/5, 5 2 जा 10, 0, तो कितना आएगा, ये 40 आएगा। इसमें कोई दिक्कत, हाँ जी, यस यस यस, 4/5। आपस में गुनगुनाए जा रहे हो भैया, यहाँ मुझे सीधा बोल दो, नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 2 4 जाए 2 5 जा 10, 2 4 जाए 2 5 जा 10। चलो जी, ये हो गया 100 इंटू 4/5। अब ओके रिपोर्ट है, ठीक है। तो सर ये कैंसिल हो गया 20 और ये आ गया 80, तो सेविंग कितनी, 20। ये क्लियर हो गया। अब फटाफट बताओ सेकंड राउंड, सेकंड राउंड माजी दीदी आप बताओ यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ये बस एक ही बार लिखा जाता है, ये फिक्स है। जो आपने कंज्यूम किया वो किसी ना किसी की सेकंड राउंड में जाके क्या बन जाएगा, इनकम। आप 80 का 4/5 कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो मैं लिखूं 64। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16। ये क्लियर हो गया। थर्ड राउंड में अब ये सेकंड राउंड में जो कंज्यूम हुआ है, थर्ड राउंड में किसी ना किसी की क्या हो जाएगा, फिर इनकम हो जाएगा। फिर 64 का क्या करोगे, 4/5, यहाँ से कोई वैल्यू आएगी। जैसे कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो 64 4 जा 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 और 125, तो 256 आ गया। अब 256 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो 256 को मैं 5 से करूंगा तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, 6 5 1 जा 5, 1 0, 51.2 आ रहा है। तो यहाँ तो आ गया आपका 51.2। अब 64 में से 51.2 को माइनस कर दो तो क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, और 6 में से 5 गया 1। ये क्लियर हो गया तेरा। तो 51.2 और 12.8, 51.2 और 12.8 ऐसे ही कंटिन्यूस होता रहेगा। अब ये कहां तक जाएगा, इसका टोटल क्या आना चाहिए आपका, 100। वो इसका कितना टाइम है, 5 टाइम। तो इसका टोटल क्या बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इसका 5 टाइम है तो इसका भी 5 टाइम कर दो इनिशियल वैल्यू का, ये होना चाहिए 400। इसका टोटल क्या बनना चाहिए, 500, और इसका टोटल आपका 100 ही लिखोगे आप टोटल में। ये समझ में आ रही है बात आपको। अच्छा, ये चीज आपको क्लियर होगी यहाँ पे क्यों ये बढ़ गया, क्योंकि आपको आपकी एमपीसी की वैल्यू प्रीवियस जो हमने एग्जांपल लिया था उसके कंपैरेटिवली इंक्रीज होगी। और हमने अभी यही देखा था कि आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, तो 0.75 से 0.8 बढ़ा, यानी कि 8.80। तो जैसे ये बढ़ गया तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वहां पे 4 टाइम्स आया था, यहाँ पे 5 टाइम्स। तो दोनों एग्जाम्पल से मैंने बता दिया, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते। समझ में आ गया टेबल कैसे बनाना है आपको, ठीक है। अब आगे देखो, अब आपने लिखना कैसे है। जब आप टेबल बनाओगे इसमें आप लिखोगे, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, एज पर द टेबल इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और ₹100 इंक्रीजेस इनकम बाय द सेम अमाउंट इन द फर्स्ट राउंड। जो आपने इन्वेस्टमेंट की एज इट इज सामने वाले की इनकम होगी, फर्स्ट राउंड में यही हुआ था, ठीक है। फिर आपने क्या कहा, एमपीसी बीइंग 0.75, 0.75 का मतलब डायरेक्टली क्या, 75%। तो 100 का 75% हो गया 75। दे विल स्पेंड और कंज्यूम ₹75 करोड़, दैट इज 3/4 ऑफ 100 करोड़ और न्यू कंजम्पशन ऑफ गुड्स। बेसिकली यहाँ पर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किस पर कर रहे हो, प्रोडक्शन पर्पस के लिए कर रहे हो ना इन्वेस्टमेंट, उसी की चीज तो हो रही है। मैंने कहा मशीनों में कर रहे हो, किसी भी चीज पे कर रहे हो। Spending on consumer goods by one will increase the income of the other by the same amount in the second round. समझ में आ गया, जो आप स्पेंड कर रहे हो कंज्यूम कर रहे हो वो सामने वाले की क्या है, इनकम है, ठीक है।
This process continue with each round of income being 0.75 times 3/4 of the previous level. The resultant increase in income is the multiple of initial increase in income. तो यहां तक आपको ये चीज जो समझ में आई है वो क्या, कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा ई। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो हमारी इनकम का टोटल कितना आया था, 400 आया था, 100 का 4 टाइम्स, और इन्वेस्टमेंट तो हमारी 100 ही थी, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर इससे निकालोगे तो भी 4 आएगी। और अगर इस फॉर्मूले का यूज करते हो तो 0.75 था, ये भी हमने सॉल्व करके देखा तो हमारा कितना आया था, 4। और अगर इस फॉर्मूले का मैं यूज करता हूं तो 1 माइनस 0.75 कितना, 0.25। तो k इक्वल टू 1/0.25 कर दो तो ये हो जाएगा 100, तो कितना आ गया, 4। आप इससे करो, इससे करो, इससे करो, वैल्यू सेम ही है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मल्टीप्लायर की वो कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। सॉरी, मिनिमम वैल्यू जो होती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वो कितनी होती है, 1। कैसे होती है 1, भाई एमपीसी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ही हो सकती है ना। तो अगर 0 कर दूंगा तो 1/1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, मैक्सिमम की मैं बात करूं तो मैक्सिमम आपको पता है एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, 1 होता। तो अगर मैं 1/1 माइनस 1 करूंगा तो 1/0, मैथमेटिकली इसको क्या कहा जाता है, इन्फिनिटी, नॉट। पर यहाँ पर आपका कोई इनफाइनाइट, भाई मैक्सिमम की तो कोई रेंज ही नहीं है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितने गुना हो वो पैसा बढ़ सकता है, उसकी कोई लिमिट थोड़ी ना है। कोई लिमिट है उस चीज की, कितना आगे तक जाएगा, भाई जैसे कहते हैं ना किसी ने पैसा, मैंने वहां से बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस खत्म थोड़ी ना, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, उन्हीं पैसों से को मैं आप इतने गुना बढ़ा चुका हूँ। तो आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो 1, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हम यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हमने ये पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सी प्लस आई, यही पढ़ा था आपने। इसमें से सी तो हो गया आपका कंजम्पशन, आई क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, और कौन सी इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस, जो फिक्स होता है, यही पढ़ा था आपने। तो देखो पहले तो ये बताओ, ये अभी भी आपने थोड़ी देर पहले भी किया था, ये मेरा जो है वो कंजम्पशन कर, दिस इज माई कंजम्पशन कर, ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब इस कंजम्पशन कर में आप क्या, एग्रीगेट डिमांड के लिए कंजम्पशन कर में क्या ऐड हो रहा है, आई। और आई आपका हर पॉइंट पर क्या होगा, फिक्स होगा, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट फिक्स होती है, ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी, फिक्स होती है। तो ये आपका आपका ये इस तरह से आपका ये ऐड होता है। तो ये जो गैप है ना आपका, ये जो गैप है, ये जो गैप है आपका, ये पैरेलल लाइन जा रही है ना, ये पैरेलल लाइन जो गैप है ये क्या शो कर रहा है, ये जो आपका ये जो गैप है वो क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, दिस इज इन्वेस्टमेंट। और ये जो डॉटेड वाला कर्व है यही आपका एडी कर्व। समझ में आ रही है बात। We have already discussed in two sector economy, AD is equal to what, C plus I, where C is the consumption expenditure and I is the investment expenditure, yes or no? In Keynes theory, investment are assumed to be constant or autonomous, accordingly AD curve will be, तो इस इंफॉर्मेशन पर जो हमारा AD कर्व होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया एडी कर्व किस तरह से बनेगा, कोई डाउट इसमें, कैसे बनाना है, पहले आप क्या बनाओगे, कंजम्पशन कर्व बना दिया, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर इस पे बिल्कुल इसके पैरेलल आपने एक लाइन बनाई, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल। तो ये जो लाइन है आपकी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एडी कर्व। और ये जो गैप है आपका, ये जो गैप है ये आपका क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो आपका थ्रू आउट द क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। ये कहानी क्लियर होगी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, तो ये आपका एडी कर्व। तो कैन आई से दैट जो एडी कर्व, अब ये जो गैप है, ये जो गैप ये किसके इक्वल होगा, ये सी बार प्लस आई के इक्वल है ना इसमें। भाई सी बार देखो ये आपका क्या था, ये आपका था सी बार था, और इसके पैरेलल क्या था आई। तो अगर सिर्फ आप ध्यान से देखना इस चीज को, अगर सिर्फ और सिर्फ आप एडी कर्व दिखा रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर आप लिखोगे सी बार प्लस आई। समझ में आ रहा है, ये जो गैप है उसमें क्या है, कहने का मतलब है ये।
अगर मैं इसको यहां से एलिमिनेट कर दूं तो ये पूरा गैप सी बार प्लस आई, ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। भैया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को डिटरमाइन करने के लिए कितनी अप्रोचेस पढ़ी थी हमने? तो कौन कौन सी? एडीएएस अप्रोच, वेरी गुड। एक हमने पढ़ी थी एडीएएस अप्रोच, एडी एंड एएस अप्रोच। और दूसरी अप्रोच कौन सी पढ़ी थी? एस और आई अप्रोच। अब जब किसी भी चीज की हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अगर मैं कह रहा हूँ एडी एएस अप्रोच, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब है कि एडी जो है मेरा वो एएस के इक्वल होना चाहिए। द पॉइंट एट विच एडी इज इक्वल टू एएस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। जब आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिखाना तो आपको पहले से माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एडी इक्वल टू एएस होगा। अब देखो, कैन आई से दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, यस और नो? और एग्रीगेट सप्लाई जो होता है आपका, एग्रीगेट सप्लाई वो किसके इक्वल होता है? नेशनल इनकम। स्टार्टिंग में पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई, भाई जितना प्रोडक्शन कर रहे हो, जितनी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, वो सारा जो वहां से मनी पैसा जनरेट हो रहा है वो एक इनकम ही तो है। तो बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट? वाई, दैट इज नेशनल इनकम। अब इनकम को आप क्या करते हो? या तो कंज्यूम करते हो या सेव करते हो। अब देखो इसका ऑर्डर वाइज लिखो इसको। आपने कहा एडी इज इक्वल टू एएस, ये क्लियर। मैंने कहा एडी इज इक्वल टू वाई, ये एडी इज इक्वल टू वाई, ये क्लियर। फिर मैंने कहा कि आपको एडी जो होता है इट इज इक्वल टू सी प्लस आई। जब हम डिमांड करते हैं या तो कंजम्पशन कंज्यूम करने की, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करते हैं, या किसी चीज की इन्वेस्टमेंट की डिमांड करते हैं, यही होता है ना, ठीक है। और इनकम को क्या करते हो? या तो आप कंज्यूम करते हो या सेव करते हो, ये क्लियर। अब देखो सी से सी कैंसिल, तो क्या हो गया? आई इक्वल टू एस। यही तो सेकंड अप्रोच है, वो इसी से डिराइव होती है। तो जिस पॉइंट पर आपका एडी एएस के इक्वल होगा उस पॉइंट पर आपका एस आई के इक्वल होगा, सिंपल सी बात। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कुछ केसेस पहले तो ये दो अप्रोचेस होती है, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो पहले आपने मेंशन कर दिया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए दो अप्रोचेस होते हैं, एडी इक्वल टू एस और एस इक्वल टू आई। अब पहले हम बात कर रहे हैं एडी इक्वल टू एस, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा ही अप्रोच में कहीं ना, ऐसा ही अप्रोच में यही कंसेप्ट यूज होता है। अब जब आप इसको डिटरमाइन करोगे, जब इसकी आप एक्सप्लेनेशन दोगे, तो सबसे पहले आप ये इसमें दो केसेस लोगे। भाई आइडियली एएस, एडी इक्वल टू एएस होना चाहिए, बट व्हाट अबाउट व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस? आप ये कह रहे हो कि भैया अगर एग्रीगेट डिमांड जो है मेरा वो एग्रीगेट सप्लाई से अगर ज्यादा हो जाता है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में हम कैसे जाएंगे? समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि डिमांड तो ज्यादा हो रही है लेकिन सप्लाई क्या हो रही है कम। अब देखो इस चीज को समझो, आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, आप एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है? कम। तो एज ए प्रोड्यूसर मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? तो मेरा तो नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। जितनी प्रोडक्शन मुझे करनी चाहिए थी मेरी प्रोडक्शन उससे ज्यादा, उसके कंपैरेटिवली क्या है? कम। भैया डिमांड आ रही है 1000 यूनिट्स की, डिमांड कितनी यूनिट्स की आ रही है? 1000 यूनिट्स की। प्रोडक्शन हुई है 700 यूनिट की। अगर ये 1000 यूनिट की प्रोडक्शन होती तो मैं 300 यूनिट और कमाता पैसे। तो मैं क्या करूंगा? अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। मुझे अपनी प्रोडक्शन को 700 से रेज करके 300 यूनिट्स पे लेके जाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा इम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, तो जो इसमें पैसा लगेगा वो क्या है? बेसिकली उनको आप सैलरी वगैरह जो भी वेजेस वगैरह दोगे वो क्या है? वो इनकम का ही तो पार्ट है। फैक्टर इनकम आपकी क्या हो रही? बढ़ रही है ना आपकी। ये समझ में आ रही है मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। तो देखो, आपने कहा केस वन लिया, तो जब आप इस अप्रोच से आंसर देना शुरू करोगे तो पहला केस क्या लोगे? व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए में आप क्या मेंशन करोगे? व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस। आपने क्या कहा कि जब एडी जो है वो एएस से क्या होगा? ग्रेटर होगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, यस और नो? कि भैया जो डिमांड आ रही है उतनी आपकी प्रोडक्शन ही है। इन शॉर्ट आप ये समझो, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। देन
in this situation inventories with producers will start falling, यानी कि जो भैया ऑब्वियसली आपके पास 700 यूनिट की इन्वेंट्रीज है, आपके पास इन्वेंट्रीज है कितनी यूनिट है 700, डिमांड कितनी आ रही है 1000, तो आपकी इन्वेंट्री शॉर्टेज में आ गई, होगी ना, शॉर्ट होगी, ठीक है। टू मेंटेन द डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल, प्रोड्यूसर को फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन अपना बढ़ाना पड़ेगा, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज प्रोड्यूसर विल हायर मोर वर्कर, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। दिस विल रेज द employment level in the economy and result increase in distribution of factor income, फैक्टर इनकम होगा ना, उनको वेजिस वगैरह पे करोगे एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्रेन्योर आपका, और जो भी आपकी फैक्टर इनकम में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, लेबर को क्या देते हैं हम, वेजिस, लैंड पर क्या होता है रेंट, कैपिटल पर क्या होता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है प्रॉफिट, ये थी ना फैक्टर इनकम, तो ये आपकी फैक्टर इनकम बढ़ेगी, लेबर बढ़ेगी तो भैया वेजिस भी तो बढ़ेगा, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब आप प्रोडक्शन पर्पस के लिए जब आप लोन वगैरह लोगे उस पर इंटरेस्ट भी तो जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है, प्रॉफिट भी रेज होगा आपका, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो दिस विल रेज द एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी एंड रिजल्ट इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम दैट इज नेशनल इनकम। अब देखो था क्या, आपका एडी ज्यादा था ना, एएस कम था, अब क्या हुआ आपका एएस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, एएस बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएगा जहां पर एडी और एएस क्या हो जाएंगे इक्विलिब्रियम, एंड हेंस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विल अटेन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल एडी एंड एएस नॉट बिकम इक्वल टू ईच अदर, तो जब एडी ग्रेटर होगा तो कैसे इक्वल होगा, समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आते हैं केस 2 में, अब इसका अपोजिट केस 2 में आप ये कह रहे हो, केस 2 में आप ये कह रहे हो कि जो आपका एएस है वो अब एडी से ज्यादा है, अब इसका मतलब क्या कि भैया डिमांड तो कम है लेकिन सप्लाई ज्यादा हो रही है, अब एज ए प्रोड्यूसर आपके पास अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा होता जाएगा, पाइलअप होता जाएगा, वो इतना सारा कि जो अनसोल्ड स्टॉक है आपका वो इकट्ठा होता जा रहा है, तो क्या आप और प्रोडक्शन करोगे, नहीं, आप अपनी प्रोडक्शन को क्या करोगे, कट करोगे, कट करने का मतलब जो आपके एम्प्लॉइज आप उनको निकालना शुरू कर दोगे, भैया मेरे पास 50 एम्प्लॉय, 50 की जरूरत, जितनी प्रोडक्शन की अब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 50 की जगह 30 कर दो, तो 30 तो हट गए, जब वो हट गए तो आपकी फैक्टर इनकम क्या होगी, कम होगी, तो आपका अब यहाँ पर क्या है, एएस ज्यादा है एडी कम है, तो जैसे जैसे फैक्टर इनकम कम होना शुरू हुई आपकी, तो आपका एएस नीचे आना शुरू हो गया, और करते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एएस किसके लेवल पर आ जाएगा, एडी, अगेन इक्विलिब्रियम लेवल विल अटेन। ये दोनों, ये जो प्रेजेंटेशन है इसको बहुत अच्छे से इसी तरह से आपने लिख के आने हैं पॉइंट्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या कहा, देखो तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, when AD is less than AS it means that buyer are planning to buy less goods and services than producer are planning to produce. Next point, in this situation inventories will produce will start falling, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास जो इन्वेंट्री होगी वो क्या विल स्टार्ट फॉलिंग, विल स्टार्ट राइजिंग, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, समझ आ रहा है, आपका इन्वेंट्री ज्यादा है, अनसोल्ड स्टॉक ज्यादा है, आपका स्टॉक ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो कितना सारा स्टॉक आपका अनसोल्ड ही पड़ा हुआ है, बचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऑलरेडी स्टॉक आपका बच रहा है तो क्या और प्रोडक्शन करने का लॉजिक बनता है कोई, ठीक है। टू मेंटेन द डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री प्रोड्यूसर विल रिड्यूस द प्रोडक्शन लेवल, प्रोड्यूसर क्या कहेंगे, भैया और बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, जो है वही वही नहीं बिक रहा है अभी हमारा, तो वो क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन लेवल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज प्रोड्यूसर्स विल ले ऑफ द वर्कर्स, तो वर्कर्स को क्या करोगे, आप निकालना शुरू करोगे, this will reduce the employment level in the economy and result decrease in the distribution of factor income, फैक्टर इनकम कम होना शुरू होगी, फैक्टर इनकम का कम होने का मतलब क्या है, नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का कम होने का मतलब सीधा सीधा सा क्या है, एएस, बिकॉज एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है।
दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल AD and AS नॉट बिकम इक्वल टू ईच अदर। समझ में आ गया किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, अब देखो जब इसका टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाओगे? YCI, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप इनकम लोगे तो किसके गैप में लेना है? 100 लाइक जीरो लेवल ऑफ इनकम। जीरो लेवल ऑफ इनकम में क्या होता है? कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा ही होगा। और इन्वेस्टमेंट जो है ये ऑटोनॉमस है, तो ये शुरू से लेके लास्ट तक कंसिस्टेंट रहेगा। ये आपने ले लिया 100 इस तरह से ले लिया, ये क्लियर है? जीरो लेवल ऑफ इनकम में आपका जो कंजम्पशन है, कहने से दिस इज C बार। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब आपको पता है AD इक्वल टू क्या होता है? C प्लस I। तो देखो 50 प्लस 100 कितना? 150। और AS सीधा सीधा किसके इक्वल होता है? इनकम। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा इधर देखो, अब आपकी इनकम होगी 100। अब ये आपने कितने का गैप लिया है? तो सारा गैप अब आपका 100 से ही बढ़ाना है। जब टेबल बनाओगे, स्केड्यूल बनाओगे, समझ में आ रहा है कैसे बनाना है? यहाँ आपने जो गैप लिया वो कितने का लिया? 50 का। तो सभी में जो वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि कंजम्पशन भी आपका कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है, तभी तो अपवर्ड स्लोपिंग दिखाता है वो। तो यहाँ भी देखो सब में 50-50, 150, 200, 250, 300, ये क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो 100, 200, 300, 400, 500, ये दोनों वैल्यूज क्लियर होगी। इसमें देखो सोचना ही नहीं है, सभी में क्या लोगे? 100। इसकी सेकंड वैल्यू और निकालो, C प्लस आई, C प्लस आई, तो 100 प्लस 100 कितना? 200। कितने का गैप आ रहा है? 50 का। सभी में 50 बढ़ाते चले जाओ, देखने की जरूरत है। 300, 350, 400, ये क्लियर? ठीक है, और AS तो किसके इक्वल होता है? AS किसके इक्वल होता है? Y के। AS इज इक्वल टू Y। तो Y कितना आपका? ये एज इट इज लिखो, 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब मुझे ये बताओ कहाँ आपको इक्विलिब्रियम लेवल दिखाई दे रहा है? द पॉइंट एट विच AD इज इक्वल टू AS। तो कैन आई से दैट दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट? दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये चीज समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब देखो, तो ये आपका, जब आप इक्विलिब्रियम लेवल का ये ग्राफ दिखाओगे, डायग्राम दिखाओगे, तो वो इस तरह से बनेगा। इस तरह से बनाना है आपको। क्या ये चीजें समझ में आ रही है आपको? देखो Y एक्सिस पर क्या आएगा? C और I। AD पता है ना कैसे बनाया था? सबसे पहले आपने क्या किया है? ये आपका क्या है? कंजम्पशन कर्व। ये क्लियर हो गया? एग्जैक्टली इसके पैरेलल जो लाइन होगी ये क्या है? AD। अभी बताया था हमने AD कर्व। ये जो गैप है ये क्या होता है? I। और ये जो लाइन है 45 डिग्री वाली, ये आपकी क्या होगी? ये किसको शो रिप्रेजेंट कर रही है? इनकम। फिर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब एक बात बताओ, ये AS भी है, ये लाइन भी तो AS है। द पॉइंट एट विच जहां वो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर AD किसके इक्वल है? AS के। दिस इज द पॉइंट वेयर AD इज इक्वल टू व्हाट? AS। ये क्लियर हो गया? ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो ये है। ओ भाई, ये जो वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो इनकम रिप्रेजेंट कर रही है क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया सारा केस? ठीक है,